हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। मेरा पिछला वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इसे आप मैसेज दीजिएगा। आज हम आप लोगों को हायर मैथमेटिक्स में, जिसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी कहते हैं, जो जेई मेंस में काम आते हैं, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सीबीएसई इंटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जो दोनों सब मिक्सचर रहते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन हम लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। इसे आप ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे हर बातें समझ में आवें। तो आज हम स्टूडेंट आपको सबसे पहले रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दें कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या होता है और उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। थोड़ा इस पर हम चर्चा करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट, ये लिखा हुआ रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम आप लेके चल रहे हैं। मान लिया जाए कोई फंक्शन इस टाइप का है, पी सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्यू कास स्क्वायर एक्स, ठीक है। मतलब दो ऐसे फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो एक दूसरे के अपोजिट हो। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का या इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है, ये बातें आप लोगों को समझना है। तो ध्यान रखें, जैसा जानते हैं ये जो उल्टा में लिख दिया अपोजिट में है, इसका मतलब समझ लीजिए कि अपोजिट जब रहे तो हम ये जानते हैं कि AM ग्रेटर देन R इक्वल GM, माने अर्थमेटिक मीन जो होता है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। ये आप जानते हैं। तो यहाँ इसी को लेके चलेंगे रेंज बताने के लिए, यानी AM ग्रेटर देन R इक्वल GM, समांतर माध्य जो है गुणोत्तर माध्य से बड़ा या बराबर होता है। तो इसको इस लेंगे तभी ये सेक और कॉस जो रहेगा अपोजिट है, GM में कट जाएगा गुणोत्तर में। तो देखिए, तो उसमें से हमें बड़ा और छोटा माने मैक्सिमम और मिनिमम निकलेगा। इस प्रकार से रेंज ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए अर्थमेटिक में क्या होता है, जितने टर्म हैं, जैसे 2 टर्म हैं तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 2 टर्म मान लेंगे, ये प्लस लिखा है मतलब इंटू में करके, तो कहेंगे मतलब पी सेक स्क्वायर एक्स, मतलब 2 फंक्शन रहे इस प्रकार का, मान लीजिए इंटू के रूप में भी हो तभी, जैसे यहाँ प्लस लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तभी आप समझ जाइएगा 2 है ये। तो पी सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्यू कास स्क्वायर एक्स है डिवाइड बाई 2, ये ग्रेटर देन R इक्वल, ये क्या हो जाएगा, पी सेक स्क्वायर एक्स इंटू का क्यू है क्यू कास स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, इस प्रकार से ना। तो यहाँ ये जो है सेक स्क्वायर कास स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि सेक को 1/cos कहते हैं। तो ये पी और क्यू बचा, ये रूट में पी क्यू का रूट रहेगा और जो डिवाइड 2 है वो इधर गुणा कर देंगे। तो जाए क्या, पी सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्यू कास स्क्वायर एक्स, डिवाइड जो है इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इससे ये स्पष्ट होगा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका जो मिनिमम वैल्यू है, देखो ये लेस है, इधर छोटी गिनती है बड़ी लिखी जाएंगी। तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 2√PQ और मैक्सिमम वैल्यू तो इसका अनडिफाइंड है, अनंत तक जा सकता है, क्योंकि इसके आप बड़ा तो पता नहीं कितने हो सकता है, अनंत तक जा सकता है। इसलिए स्टूडेंट इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 2√PQ और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इसका तो अनंत तक जा सकता है। इसलिए ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसको हम इंटरवल के रूप में लिख दें तो इसका इंटरवल होगा 2PQ का रूट है से इनफाइनाइट, और मिनिमम तो क्लोज्ड इंटरवल में रहेगा क्योंकि इक्वल भी है, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन में रहता है क्योंकि वहाँ तक तो कोई पहुँच नहीं सकता, वो गिनती तक इनफाइनाइट अनंत होता है। इसलिए इसका जो इंटरवल हुआ, यानी एक्स बिलोंग कह सकते हैं या पूरी फंक्शन के बिलोंग कर सकते हैं, या इसका जो रेंज हो सकता है, या रेंज इज इक्वल टू दिया
या इंटरवल हम लिख दिया, इसको चाहे ना लिखे, केवल रेंज लिख दें। रेंज इज इक्वल टू 2√PQ कामा इन्फिनिटी, ये जो है इसका इस फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो एक प्रकार की फार्मूला भी हो गया, जब भी इस टाइप का रहे P और Q में कोई दूसरी डिजिट हो सकती है और सेक कॉस में कोई दूसरा फलन हो सकता है, बशर्ते वो एक दूसरे के अपोजिट हो, तो यहाँ पर ये काम करेगा, क्योंकि गुणोत्तर में ये जो फलन रहेंगे दोनों कट जाने चाहिए, तो बनेगा नहीं तो दूसरे टाइप का आ जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया। इसी से अगला एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो समझ में बात आ गई। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस प्रकार के, अब ये एक टर्म दो टर्म, ये प्लस के रूप में लिखा है, मतलब दो टर्म मानेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इंटू कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकल जाता है। अगला देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है 4 tan स्क्वायर 3x + 9 cot स्क्वायर 3x। ठीक है, जैसे देखो tan है, ये cot है, अपोजिट है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, उसी प्रकार से कहेंगे am ग्रेटर देन gm, दोनों 2 से डिवाइड कर दें और उसके रूट में gm कर दें। तो आपको मैंने बताया मिनिमम वैल्यू क्या फार्मूला बना, 2√PQ है ना, 2√PQ और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, फार्मूला से बता दिया आपको, हर प्रकार से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये P का काम करेगा और ये Q का काम करेगा, तो 2√P माने 4 और Q माने 9 और इनफाइनाइट लिख देंगे। ठीक, ये बंद कर देंगे, तो ये कितना होगा, ये 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 और इसे इनफाइनाइट तक, ओपन आई क्लोज। ये मिनिमम वैल्यू और ये मैक्सिमम वैल्यू इस प्रकार से ज्ञात हो गए, माने इनफाइनाइट मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम। ठीक है, अगला देखिए इसी प्रकार से मान लिया जाए 3 sin स्क्वायर x + 4 cos स्क्वायर x। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या रेंज बताना है, तो ये भी उसी प्रकार का है। देखिए साइन है और उसका अपोजिट कॉसेक है। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे जैसे ये फार्मूला ये बताया आपको। ठीक, तो इसमें कितना हो जाएगा, फिर फार्मूले देते हैं 2 रूट, और फार्मूला जान चुके हो, P कितना हो 3, ये P होगा और ये आपका Q होगा, तो 3 × 4 2PQ से इनफाइनाइट तक जाएगा, ओपन और ये क्लोज। अब इसका मान कितना होगा, 4 × 12, 12 का या 4 का 2 निकल आएगा, तो 2 to 4 हो जाएगा, 4√3 से इनफाइनाइट, ये ओपन इंटरवल, ये यानी इसको अलग लिख सकते हैं कि इसका मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 4√3 और मैक्सिमम मैक्स लिख देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक, ऐसे लिख दीजिए और इंटरवल के रूप में इस प्रकार से लिख दीजिए। इस प्रकार कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जो एक दूसरे के अपोजिट में हो, इस प्रकार से उसका रेंज निकालते हैं, है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं। तो इस प्रकार डेरिवेशन भी बता दिया आपको और निकालना भी बता दिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पहला मान चलिए इसको, है ना, दूसरा इसी में क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/2 cos x - 1 दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, इसका भी रेंज प्राप्त करिए। ठीक है, इसको देखिए, अब ध्यान दें स्टूडेंट, ये फंक्शन है 1/2 cos x - 1। अब इसका आपको रेंज बताना है, तो सबसे पहले आप सोचिए कहाँ से, ये तो उस टाइप का है ही नहीं जैसे पहले बताया पहला क्वेश्चन कि एक साइन हो, एक कास हो, एक सेक हो, एक टैन सेक हो, कॉस हो, टैन हो, काट हो, तब वो निकलता है 2√PQ से इन्फिनिटी तक जाता है। यहाँ तो ऐसा है नहीं है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए कहाँ शुरुआत करेंगे, ये साइन और कास का जो मैक्सिमम मिनिमम रेंज जानते हो आप लोग, ठीक है, -1 से +1, उसी से लेके चलेंगे। तो यहाँ cos x लिखा, तो सबसे पहले वी नो दैट, हम समझते हैं कि cos x की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, ये आप जानते हैं।
फिर इसके बाद स्टूडेंट जितना यहाँ हो उस सब बनाने का प्रयास करते हैं बीच में। अब देखो कांच के साथ 2 लगा, इसका मतलब आप इसमें 2 से मल्टीपल करिए, तो -2 लेस देन आर इक्वल 2 cos x लेस देन आर इक्वल 2 हो जाएगा। 2 से सब में गुणा कर देंगे, है ना, इनइक्वलिटी में ये। अब इसके बाद देखिए इसमें -1 सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो सब में -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस करूँगा यहाँ तो ये कितना हो जाएगा -3 लेस देन आर इक्वल, यहाँ कितना होगा 2 cos x -1 लेस देन आर इक्वल, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी तो कोई माइनस हमने मल्टीप्लाई कराया नहीं कि इनइक्वलिटी चेंज कर दें, अभी तो गुणा कराया 2 से फिर -1 घटा दिए, इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितना है -3 से 1 आई, है ना यहाँ पर। लेकिन ये 1 अपान में है, अपोजिट में है। अब स्टूडेंट समझिए थोड़ा सा इसको, ये -3 निगेटिव तरफ जाएगा, 1 से कम, तो 1 इसका रेंज थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये -3 है और यहाँ 1 है, ठीक, इसके बीच में क्या आएगा 0 भी आएगा, फिर इधर निगेटिव आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आपको बताना है और अपोजिट करना है। तो इसको समझ लीजिए कि जैसे जब हम इसका उल्टा करेंगे, तो उल्टा जब करेंगे तो ये मान यदि 0 ग्रहण हो जाए, 0 एग्जाम तो 0 तो 1/0 के इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 2 पार्ट हो रहा है ये और फिर ये, तो -3 से 1 के बीच में कहाँ कौन कितना हो सकता है। तो कहने का मतलब ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों? अगर 0 हो जाएगा तो अभी इसको उल्टेंगे तो 1/0, तो 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 जब रखेंगे तो इनडिटरमिनेट फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो खंड आप करने जा रहे हैं वो 0 को छोड़ करके, इसका मतलब कितना होगा -3 लेस देन आर इक्वल 2 cos x -1, ठीक है, और लेस देन कितना 0, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से -3, यहाँ देख इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी इसको उलटना है, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए हम 0 से कम मतलब एक पार्ट में इधर तोड़ लिए, यहाँ तक में इसको हम -3 से 1 के बीच में हो, -3 से 0 में तोड़ लें एंड अब और क्या है 0 से 1 के बीच में इसी चीज को तोड़ना है, तो -3 से 0 में ले चल रहे हैं और 0 से 1 में कर रहे हैं, लेकिन 0 इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि 0 से आगे बढ़ेगा वो। तो क्या होगा 0 लेस देन होगा 2 cos x -1 और लेस देन आर इक्वल, ये 1 तो हो सकता है यहाँ पर, है ना, ये हो जाए तो डिफाइंड हो जाएगा। इसको समझिए, ये हो गया इसको, ठीक, ये बात समझ में आ गई अब आपके। इसको देखिए, तो इस प्रकार से जो दिया है -3 से 1 को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया, -3 से 0 और 0 से मैंने लेस इक्वल नहीं रहेगा और 0 से 1। अब ध्यान दें, चूंकि हमको फंक्शन तो इतना है, पूरा रेंज बताना है, तो 1 अपान करना है, उसको उलटना है। अब इसको उलटना है, अब ध्यान दें ये 0 से जब कम कह रहा है, इसका मतलब निगेटिव तरफ जा रहा है। अब आप समझें निगेटिव में अगर उलटना है तो उसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। वो ऐसा क्यों, इसको आप जानते हैं, थोड़ा न जानते तो ध्यान दें इसमें। जैसे मान लीजिए -3 लिखा है और इससे बड़ी -2 होता है, अब हम इसको उलटना चाहें तो ये कितना हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, इसको -1/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट -3 -2 में ये बड़ा था और ये छोटा है, निगेटिव में जितना बड़ा लिखें उतना ही छोटा होता है। लेकिन जब उलट देंगे हम तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा मान जाएगा, और जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो देखो 1/3 है, इसमें जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.33 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में, और इसमें करेंगे तो -2.5 में हो जाएगा। तो इन दोनों में बताइए कौन बड़ा कौन छोटा हो रहा है ना। तो आप समझिए ये जो है आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा है तो ये बड़ा हो मान जाएगा, और ये जो पॉइंट में बड़ा है तो छोटा हो जाएगा। तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, अभी ये बड़ा था और ये छोटा था, जब उलट दिया तो ये बड़ा हो गया, जो बड़ा था वो मैंने जो छोटा था वो बड़ा हो रहा है और जो बड़ा था वो छोटा हो रहा है। कहने का मतलब निगेटिव में अगर आप पलट देते हैं संख्या को तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब उलटेंगे जब -1/3 करेंगे इनइक्वालिटी चेंज, क्योंकि लेस है तब ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 cos x -1 ये क्या हो जाएगा, लेस है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, और 0 का उल्टा 1/0 अर्थात इनफाइनाइट, ठीक। इस प्रकार से ये लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसका ये क्या चीज़ है, ये पूरा फंक्शन है, इसके स्थान में f(x) ले सकते हैं, देयरफॉर f(x) ग्रेटर देन आर इक्वल -1/3 और ग्रेटर देन इनफाइनाइट। इसको समझिए,
इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये 0 से कम, अब 0 से कम क्या जो निगेटिव होगा ना, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए माइनस में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि 0 से जब कम होगा, आप समझिए जैसे ये मान लिया जाए 0 यहाँ है, तो 0 इधर आएगा, इधर जब करेंगे तो -0 माइनस तरफ जाएगा। अब माइनस का जब उल्टा करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 0 है यहाँ पर, 0 का उल्टा चल रहा है, तो इस प्रकार से -इन्फिनिटी। कहने का मतलब हुआ, अब इसका अंतराल क्या हुआ, इसका अंतराल होगा -इन्फिनिटी से ये लॉस हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, ये बड़ा रहेगा कहाँ तक, -1/3 तक, और ये ओपन रहेगा और ये क्लोज हो जाएगी। इसको थोड़ा समझिए। ठीक है, इसको बार बार समझिए। 0 से जब हम लेस करें, मैंने इक्वलिटी चेंज कर दिया तो -इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 से कम हो रहा है ना। ध्यान दीजिए भाई, 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन चूंकि 0 से कम इन्फिनिटी में निगेटिव तरफ जाएगा, 0 से कम में, इसलिए माइनस लगा है। आप ऐसे समझिए इसको ठीक से। तो इस प्रकार से ये हो गया -इन्फिनिटी, और ये ग्रेटर है तो ये इससे बड़ा है, तो -इन्फिनिटी से -1/3 तक हुआ। एक फंक्शन अभी और है, उसको देखिए। हाँ, तो ये होगा आपका, इसको भी उलट देंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव तरफ है, ठीक है, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएंगे, उल्टेंगे तो 1/0। तो 1/0 मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट, है ना। अच्छा, इनइक्वलिटी इसमें भी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन, तो कितना 1/2 cos x -1, ठीक है, लेस है तो ग्रेटर देन आर इक्वल 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, अर्थात इसको क्या कहें, इन्फिनिटी कहेंगे ना। इन्फिनिटी ग्रेटर देन, इसको एफ एक्स कह दें, एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 1। इसका मतलब ये हुआ 1 से ले करके कहाँ तक जाएगा, 1 क्लोज रहेगा से इन्फिनिटी तक। ठीक, ये सब। अब ये इसमें मिला, फर्स्ट पार्ट में ये रेंज मिला, सेकंड पार्ट में ये रेंज मिला, तो टोटल यूनियन लगा देंगे बीच में, है ना, यूनियन में ये। इसलिए जो फंक्शन का रेंज होगा, फंक्शन का जो रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से -1/3 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये जाके आंसर। इस प्रकार से स्टूडेंट रेंज निकाला जाता है। इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे, नहीं यहाँ मिस्टेक हो जाता है ना। लेस देन ग्रेटर देन 0 से कम है ना, इस ध्यान दें, छोटा बड़ा बता करके आप उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, तो आसानी पूर्वक क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। अब आपके अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3। अगला है स्टूडेंट, इफ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e से e² dx डिवाइड बाई log x एंड I2 दिया हुआ है, I2 है, ठीक है, क्या है, I2, ये है इंटीग्रेशन 1 से 2 e⁻x डिवाइड बाई x dx, देन रिलेशन बिटवीन, ये बी ऑब्लिक करके W दिया, इसका मतलब बिटवीन I1 एंड I2। ये क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको आप समझिए ठीक से। दो इंटीग्रेशन दिए हुए हैं और उन दोनों में आपस में संबंध बताना है कि कौन छोटा कौन बड़ा या बराबर, ठीक है, इस प्रकार से बताना। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना, वो ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, ऑप्शन लगा देंगे तो आप समझान ही जाएंगे आप, इसलिए ऑप्शन उसको नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दें। चलिए, 2 इंटीग्रेशन दिए हुए हैं, इसकी लिमिट है, डिफरेंट इंटीग्रेशन का है ये, ई लोअर या अपर, या ये लोअर या अपर। अब इसमें समझें, हम पहले अगर इंटीग्रेशन को लेके चलते हैं तो इसमें लॉग, इसको हल कैसे करें, इसका लॉग इसको अगर पुट करें, अच्छा यहाँ बेस कुछ नहीं दिया तो हम ई बेस समझ लेंगे। इसका मतलब समझिए इसको,
I1 इक्वल टू सॉल्व कर रहे हैं, देते हैं I1। अब इसको सीधे मैं क्वेश्चन उतार देता हूँ एक बार, ई से ई स्क्वायर डी एक्स अपॉन लॉग ई बेस पर मान लेंगे, ना भी दिया तो मान लेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे, पुट लॉग ई बेस पर एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ लॉग हटाएंगे जब, तो क्या कहते हैं जानते हो आप लोग, एक्स इज इक्वल टू जो बेस होता है उधर जाकर पावर में लग जाता है, माने पावर ई बेस तो वही रहेगा, जो बराबर है वो क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा। यानी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर टी, जो बेस है वही बेस रहेगा, अब जो बराबर है वो पावर में चला जाएगा। ऐसा हो जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है ये। अब इसका डिफरेंशियल कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो आप इसको जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बताने प्रयास करता हूँ एक बार पुनः। एक्स का करना है एक्स के सापेक्ष, डी बाई डी एक्स के सापेक्ष में कर एक हो जाएगा। इधर समझिए, इधर एक्स के सापेक्ष करेंगे तो मैं लिखे देता हूँ एक बार, ई टू पावर टी। तो स्टूडेंट समझिए, एक्स के सापेक्ष में टी का फंक्शन है, डिफरेंशियल संभव नहीं है। तो क्या किया था, इसको बनाया था ना डी बाई डी टी ई टू पावर टी। यहाँ एक्स है, इसको टी के फॉर्म में ला दिया, जो एक्स्ट्रा कर दिया हूँ वो इंटू में कर दीजिए, डी टी अपॉन डी एक्स। तो समझ लीजिए डी टी कट गया, डी बाई डी एक्स आ गया, माने अलग होता नहीं है, लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा कि यह कट गया उतने आ गया। तो ये जो जिसका फंक्शन रहे उसी के विथ रिस्पेक्ट होना चाहिए, तभी डिफरेंशियल संभव होता है। कि क्या हो जाएगा, ई टू पावर टी का वही होता है, ई टू पावर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। मैं एक समझा दे, ऐसा कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स के साथ एक्स का हो तो 1 हो। तो यहाँ ये हुआ। अब अगर त्रिया गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर टी और डी टी। ठीक है, ये हो गया है। अब ये वैल्यू यहाँ रखना चाहते हैं, तो इसलिए इसके आगे देखिए, ये हम रखेंगे, इसमें हल कर रहे हैं। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, हाँ एक चीज़ और ध्यान दें, जब हम रखेंगे इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, है ना। देखिए लॉग ई एक्स बराबर टी है, तो यहाँ एक्स में क्या रखेंगे, लोअर लिमिट पहले एक्स रखेंगे, फिर अपर लिमिट ई स्क्वायर रखेंगे। जब लोअर लिमिट यानी एक्स बराबर ई रखेंगे, एक्स बराबर ई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर रखेंगे, तो एक्स बराबर ई रखेंगे तो टी क्या होगा आपके, देखिए टी देन इम्प्लाइज टी इजल टू क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस पर ई अर्थात 1, बेस समान 1 हो जाता है। कहने का मतलब जब ई लोअर लिमिट है तो टी के माने अब टी के फॉर्म बनने जा रहा है, तो लिमिट भी टी के फॉर्म होना चाहिए, तो टी इज इक्वल टू 1। और जब एक्स बराबर ई स्क्वायर होगा तो यहाँ रखेंगे तो टी कितना हो जाएगा, लॉग ई बेस पर एक्स में ई स्क्वायर रख देंगे तो ये 2 पहले हो जाता है, 2 लॉग ई इज इक्वल टू 2, क्योंकि ई का मान 1 हो जाता है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब लिमिट कितना हो गया इसमें, इंटीग्रेशन यहाँ ई की लिमिट जो है जब ई रखे हो तो टी का मान 1 हो गया, ये हुआ। अब ये ई स्क्वायर हुआ तो टी का मान 2 हुआ, तो 1 से 2 हो गया, ठीक है। और डी एक्स कितना हुआ, ई टू पावर टी डी टी, तो यहाँ लीजिए ई टू पावर टी और डी टी, और डिवाइड बाई लॉग एक्स को आप टी माने हो कि टी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाए इस प्रकार से। अब इस क्या बात देखिए आगे, आप जानते हो इंटीग्रेशन में फंक्शन को आप इस प्रकार जानते हो, अगर 0 टू a या एक्स डी एक्स है, ये प्रॉपर्टी पर हो निश्चित समाकल की, है ना, इज इक्वल टू होती है कि अगर हम फंक्शन चेंज करना चाहें तो 0 टू a एफ टी डी टी कहें, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज कर सकते हैं, एफ टी डी टी कह सकते हैं। जो यहाँ का है वही यही करेंगे, टी टी या यस या थीटा थीटा कोई भी चेंज करते हैं तो इक्वल होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको कह सकते हैं 1 से 2, इसको ई टू पावर टी है तो ई टू पावर एक्स ले सकते हैं, डिवाइड बाई एक्स, है ना, इंटू डी टी के स्थान में डी एस, ये लिखा जाता है। अब ये स्टूडेंट आपका क्या है, I2 के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये I2 हो गया। इसका मतलब I1 ये प्रश्न लेके चले थे, अब I2 सेकंड वाले इंटीग्रेशन बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, I1 इक्वल टू I2, ये आपस में रिलेशन है दोनों इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट समझ लें। एक तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे I1 I2 दो इंटीग्रेशन दिए हैं, ये जेई मेंस में भी आए हुए हैं और सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से हम इसको जो बनाए पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इसको सावधानीपूर्वक समझें। इसमें हर प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे, जिससे आपको हर समस्या सॉल्व हो जाए। कहीं कोई प्रॉब्लम रहे तो आप उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा करें, ठीक है, और उसमें आपको जरूर से जरूर देखा करें ठीक से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशियल इक्वेशन से। स्टूडेंट हम मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सब आप लोगों को, ये और अच्छा रहेगा आपके लिए। हर प्रकार की चीज़ें बिल्कुल कंपटीशन, डिफरेंट कंपटीशन में, परीक्षा में हर प्रकार से क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस रूप में। उस ढंग से आपको अभी से प्रैक्टिस करा रहे हैं और उसको समझे, ठीक से समझा भी रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है साइन dy अपॉन dx इज इक्वल a when y0 is equal to 1 then find a। जो कांस्टेंट a है इसका मान आपको बताना, फाइंड a, ये क्वेश्चन है। अब इसको आप देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको अवकल समीकरण कहते हैं, साइन और डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में दिया, मतलब एक प्रकार का देखिए ये साइन का फलन है और उसमें जो एक्स के स्थान में क्या लिया, डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स लिया, अवकलन लिख दिया है। मतलब ये इस प्रकार के ये डोमेन का काम कर रहा है, ये पूरा रेंज है, ठीक है। अब ए कांस्टेंट है और ये y0 तो है, ये जानते हो एक्स की वैल्यू 0 हो तो y का मान 1 होगा, ये बता रहा है। एक्स की वैल्यू 0 हो तो y का मान 1। तो सबसे पहले ध्यान दें, इसको शुरुआत कहाँ से करेंगे। ये जो लिखा है साइन, तो अगर साइन का उधर ट्रांसफर कर दें, ठीक है, तो उधर इन्वर्स हो जाएगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स अलग से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको ए की वैल्यू निकालनी है, इसी प्रकार से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ए, ठीक है। देयरफॉर अब हम इसके बाद डी वाई कह देंगे, देयरफॉर डी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू डी एक्स कह देंगे, ठीक। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए, अब हम y अगर लाना चाहते हैं, माने डी वाई है, तो y क्योंकि वहाँ से लिखा हुआ y0, तो इंटीग्रेट करेंगे दोनों पक्षों में, तभी तो ये डी वाई से y बनेगा। अब फिर वहाँ के y की वैल्यू 1 रखेंगे तो कांस्टेंट निकल आएगा। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये साइन इनवर्स ए तो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट आप जानते हो कि वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है ना इंटीग्रेशन से, तो ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 तो मान सकते हो, ये 1 लिख दिए, ठीक है। अब यह क्या हो, यह भी 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन y, क्योंकि ऐसा कौन सा फंक्शन जिसका डिफरेंशियल करे तो 1 के बराबर आ जाए, ऐसा y है, y के सापेक्ष में, ठीक है। अब ये साइन इनवर्स ए तो कांस्टेंट ही बाहर रहेगा, और 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, अब प्लस c। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट टर्म जोड़ा जाता है, ये भी जानते हो। अब वहाँ जो y0 जो लिखा है, ये y0 इज इक्वल टू 1 लिखा है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब जब x बराबर 0 हो तो y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x 0 हो तो y की वैल्यू 1, ये इसमें भर दीजिए ताकि कांस्टेंट की वैल्यू निकल आवे। तो y का मान 1 कब होगा, जब x का मान 0 होगा, तो रखिए x बराबर 0, तो हो जाएगा साइन इनवर्स ए x में 0 इंटू 0 कर दीजिए, अब प्लस c, इधर y का मान 1, तो ये 1 आई तो टोटल 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुणा कराओगे, प्लस c, ठीक है। इसका मतलब क्या निकल आया, c इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। अब ये c की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, जो y के मान निकाले हैं, y बराबर साइन इनवर्स a है ना, साइन इनवर्स a इंटू एक्स प्लस c है, इसको चाहे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। तो इसमें रखेंगे पहले में, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a इंटू एक्स इधर लिख दीजिए, आप प्लस c में 1 बैठा दीजिए, ठीक है। अब हमको तो a का मान निकालना है स्टूडेंट, तो क्या होना चाहिए, ये 1 तो इधर आवे, ठीक, इधर तब तो निकल पाएगा, फिर x का डिवाइड करें तब इनवर्स को हटाएं तो आएगा। इसी के आगे देखिए, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, तो देन इम्प्लाइज y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स a। अब x का डिवाइड कर दें तो y माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स a। a का मान निकालना तो इनवर्स हटाएंगे तो इधर क्या साइन लग जाएगा, देयरफॉर साइन y माइनस 1, साइन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हाँ, साइन y माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू a, है ना, a बचेगा, उधर लिखें चाहे इधर लिख दें, ये लिख दिया। इस प्रकार स्टूडेंट ये आंसर हो गया कि a का मान क्या हो जाएगा, साइन y माइनस 1 बाई एक्स, ये क्वेश्चन है, इसको आप समझ लें। इस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहे, कोई भी साइन हो, कहाँ से कुछ हो सकता है, तो उधर करके इन्वर्स कर देंगे, है ना, उसमें डी वाई बाई हो जाएगा, फिर गुणा कर दें, डी वाई डी एक्स यहाँ पहुँचा देंगे, इंटीग्रेशन बहुत सारी कर देंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई हो जाएगा,
ठीक है, इधर निकाला जानते हुए इंटीग्रेशन कर लोगे। अब y जो शर्त दिया रहे, जैसे y0 1 दिया है, y0 2 कह सकता था, या y1 बराबर 2 कह सकता था, जो भी कहे उसके अनुसार से x y की वैल्यू भर देंगे। तो वहाँ से कांस्टेंट जो टर्म मानते हैं वो उसका मान निकल आता है, c का मान। और उसी को दिए गए जो निकाले हैं, जो हम सोल्यूशन निकाल लिए है y का, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तब होता है जब उसमें डी रहे, हमने dy by dx रहता है। अब इसमें तो डिफरेंशियल है नहीं, तो dy by dx है नहीं, तो ये सोल्यूशन उसका हो गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन और इसका सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में c का मान भर देते हैं, तो ये मान रख दिया है ना। अब इसको इधर ला करके x का भाग कर देते हैं और इनवर्स हटाते हैं, इधर लाते हैं, साइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से a जो कांस्टेंट इस प्रश्न में दिया गया है उसका मान ज्ञात हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखें। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, एंड f0 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, देन एफ एक्स, तब आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। इसको समझिए, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखें फंक्शन एफ एक्स निकालना है, जबकि डी बाई डी एक्स के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंशियल के रूप में, डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है। अब ये एफ एक्स कैसे निकले, आप जैसा जानते हो ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है। अगर इस फंक्शन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेट कर दिया जाए तो उसका सीधे फंक्शन एफ एक्स प्राप्त हो जाएगा, इंटीग्रेट से ये डिफरेंशिएशन कट जाएगा। तो सबसे पहले यही क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वो तो एक्स की हाई तो एक्स ग्राफ करेगा। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, लिखे दे रहा हूँ एक बार मैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स। अब इसमें दो टर्म है स्टूडेंट, तो दोनों में इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन इंटीग्रेट साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये इंटीग्रेट डिफरेंशियल कट जाता है, जैसे जानते हैं ये इसका अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशियल का उल्टा होता है, इसलिए कैंसिल हो जाए, क्या हो जाएगा, केवल एफ एक्स बचेगा इज इक्वल टू। अब यहाँ स्टूडेंट इंटीग्रेशन चलेगा। अब ये दो फंक्शन है, एक एक्स है, कॉस एक्स है, कोई कांस्टेंट तो है नहीं कि हम बाहर कर दें, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन है। ये फार्मूला आप समझ ले थोड़ा, है ना, इसको पढ़े भी हैं नहीं, थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रूप में हो, अगर फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन, तो इसको होता है स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा लगा दिया हूँ इसलिए कि जो अंदर निकलेगा फंक्शन आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के इंटीग्रेशन का फार्मूला है। अब इसके बाद समझें, इसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन रहेगा तो किसको फर्स्ट माना जाए, किसको सेकंड माना जाए, ये भी आप समझ लें तो इंटीग्रेशन करने में सहूलियत रहेगी। उसके लिए एक समझें, एक ट्रिक है, वो इलेट, इसको समझें, ILATE, ये सब याद रखिए, इलेट। ये जैसे वरीयता क्रम में ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड मानेंगे। जैसे आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, क्या ये इनवर्स, इनवर्स, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक, चलिए एल्जेब्रा लिख देता हूँ, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक हो गया। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल, इसको समझिए, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, चरघातांकी फंक्शन। इनवर्स जैसे जानते हो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस पर का होता है। लॉग, लॉग भी जानते हो जो लॉग लगा रहे। एल्जेब्रिक जानते हो कोई भी मैंने एक्स स्क्वायर है या एक्स है या
एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाता है, जिसमें सिर्फ एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है। और टी ट्रिग्नोमेट्री जानते हो, साइन कॉस टेन सेक कोस काट होता है। ई एक्सपोनेंशियल ई टू पावर एक्स का हो या ए टू पावर एक्स का हो, ये दोनों जो है एक्सपोनेंशियल में आते हैं। तो इस जैसे जिस क्रम में इसे इलेट याद रखेंगे, तो जिस क्रम में छोटा बड़ा रहे, जैसे जो दोनों मान लिया कौन का, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक कहाँ है, ये है, ट्रिग्नोमेट्री ये है, तो पहले एल्जेब्रिक है तो ये फर्स्ट मानेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री बाद में है तो ये मान लेते हैं। ऐसे और कोई हो सकता है, जिस क्रम में रहेगा उसी ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। तो चलिए इसको, तो ये फर्स्ट है तो इसको फर्स्ट समझे रहिएगा। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ फर्स्ट। अभी इसका इंटीग्रेशन करिए, फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स, स्टूडेंट इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन यानी कॉस का, बोलिए क्या होता है, साइन एक्स, आप लोग जानते हो उसका इंटीग्रेशन, ये मांग चलिए आप लोग जानते हैं इसको, है ना, कॉस का साइन एक्स होता है माइनस। अब कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में से पूछिएगा, इंटीग्रेशन भी और इसकी बेसिक चीज़ बताएंगे, है ना। उससे बेसिक का वीडियो हम बना चुके हैं, वो हमारी वीडियो देख सकते हैं आप, है सब बना हुआ है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफरेंस 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन सेकंड कॉस का इंटीग्रेशन, बोलिए साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ये हो गया। इसको तो एक ही फंक्शन है तो सीधे इंटीग्रेशन लिख दिया, ये होता है, ठीक, ये हो गया। अच्छा, प्लस सी, जब इंटीग्रेशन करते हैं ध्यान दीजिए सी जोड़ना पड़ता है, तो ये हुआ एक्स साइन एक्स माइनस, अभी एक से कोई मतलब नहीं, गुणा उतने आ जाएगा। अब साइंस है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, अभी बताया हूँ माइनस कॉस, तो माइनस, ये माइनस यहाँ मिल जाएगा तो प्लस बना देगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो चुका, ये हो जाएगा। अब प्लस सी, तो ये माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल आउट, तो कितना हुआ, एक्स साइन एक्स प्लस सी, इधर फंक्शन एफ एक्स हुआ, ठीक है स्टूडेंट, ये समझिए। अब एक कंडीशन शर्त दिया हुआ इसमें, एफ जीरो बराबर 2, मान एक्स की वैल्यू 0 हो तो फंक्शन का मान 2 होगा, एक्स के मान 0 तो रखिए एक्स 0, तो एफ 0 रख देता हूँ, तो यह एक्स 0 0, इधर साइन 0 प्लस सी, तो एफ 0 का मान कितना होगा, एफ 0 का मान 2, ये 2 हो लिया क्योंकि जो मान 2 दिया है, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बराबर सी हो जाएगा। सी का मान कितना है 2, इसको कहाँ रख दें, फंक्शन जो निकाले हैं, जो सोल्यूशन निकाले हैं उसमें रखना है, इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, 80 का मान कितना है 2 आया प्लस 2, ये स्टूडेंट इसका आंसर हो गया, फंक्शन का वैल्यू पूछा था, फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखें, डिफरेंशियल था तो इंटीग्रेशन लगा दिया ताकि कट जाए, फलन आ जाए, फंक्शन प्राप्त किया, प्रोड टू फंक्शन आपको सिखा दिया, इलेट तरीका बताए, ट्रिक बताया कैसे फर्स्ट सेकंड मानते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का समाकलन फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये पहले का डिफरेंशियल, फिर इंटू का इंटू है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो जो इससे आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा ही बड़ा लगाना चाहिए इंटीग्रेशन, इस प्रकार से कर लेंगे आसानी पूर्वक तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन, जिसको सिग्मा भी कहते हो, r बराबर 0 से n-1, लिमिट है लो छोट 0 से लेकर n-1 तक जोड़ है, सम, ये है ना, सम की निशानी है, पहचान है, एफ आर बाई एन इंटू 1/n, इसका मान आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा, ठीक है, ये मान आपको बताना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा समेशन कह देते हैं ना। अब इसको समझिए कैसे इसका हल होगा, ध्यान दें, इस प्रकार इंटीग्रेशन में आप इसमें ध्यान दें, छोटी सी बात समझ लीजिए, जब कभी लिमिट भी रहे और सम भी रहे तो ये तो समझ लीजिए, अब बिल्कुल ध्यान रखिए कि इन दोनों से इंटीग्रेशन निरूपित किया जाता है ना, दोनों से क्या मिलता है, इंटीग्रेशन। और वैसे आप जानते हैं स्टूडेंट, समाकलन है जो इंटीग्रेट करता है, माने किसी छोटे चीज़ को बड़ा बना देता है, जैसे नाम ही समाकलन, सम माने जोड़ होता है, माने जब जोड़ेंगे तो बड़ा बनेगा। तो एक बात छोटी सी समझे रहिए कि समाकलन माने जब बड़ा बताना हो तो सम, और छोटा करना हो तो डिफरेंशिएट, अवकलन कर, डिफरेंस माने अंतर होता है, अंतर घटाएंगे तो घटाने से तो छोटी गिनती मिलती है, छोटी चीज़ मिलती है, और सम जोड़ना, समाकलन सम से जोड़े ज़्यादा मिलता है,
तो एक छोटी सी बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कभी हमें बड़ी चिल्लाना हो, बड़ा करना हो, तो समाकलन क्या आता है, इंटीग्रेशन क्या आता है, और जब कभी छोटा करना होता है तो वो डिफरेंशियल अवकलन किया जाता है। क्योंकि डिफरेंस अंतर से समझेंगे तो भूल नहीं पाएंगे, आसानी पूर्वक कर लेंगे कि छोटा करना है तो डिफरेंशिएट करें और बड़ा करना है तो इंटीग्रेट करें। ठीक है। और वैसे भी ध्यान, इंटीग्रेट जो है अब लिमिट में चलता है भाई, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, तो कई रेंज हो जाते हैं उसमें। जिससे 0 से 2 कहा तो 0 से 2 के बीच में चलेगा, कई मान हो जाएंगे। लेकिन डिफरेंशिएट जो होता है किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर होता है, वो एक ही पॉइंट पर होता है, जबकि वो कई जगह मिल जाता है इंटीग्रेशन। इसको समझिए यहाँ पर। तो ये मैं बताया, लिमिट हो और ये सम हो तो इन दोनों के साथ इंटीग्रेशन होता है, समाकल लिखा जाता है। पहले आप ये सब समझिए कि r/n है और ये 1/n है, तो इसको लेट करेंगे, है ना। लेट r/n इज इक्वल टू x मानते हैं एंड 1/n इज इक्वल टू dx मानते हैं स्टूडेंट। ये आप समझिए, ठीक है। इसको 1/n को dx के, और ये मतलब उसी रेंज में चल रहे हैं कि इंटीग्रेशन है तो ये dx बन जाए और ये fx हो जाए तो इंटीग्रेशन हो जाए, dx के सापेक्ष में समाकलन हो जाएगा। तो ये 1/n है, x dx लिख देते हैं, और जो f फंक्शन के साथ में तो उसको हमेशा x माना जाता है। अब ये कह रहा है कि r बराबर 0 से चलिए, मिनिमम वैल्यू r की 0 रखिए। जब हम r के बाद 0 रखेंगे तो स्टूडेंट x क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 0/n, 0 में n का भाग करें 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो r 0 तो x का मान भी 0 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट जब r का मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर n-1 तक अपर लिमिट n-1 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो r के सम क्या हो जाएगा, n-1/n इज इक्वल टू x। अब इसको भाग कर दी दोनों में तो n/n-1 हो जाएगा, -1/n इज इक्वल टू x। ठीक है। अब ये देखिए 1 तो 1 ही रहेगा। अब n देखिए, n का मान कहाँ से आप पाएंगे, ये देखिए लिमिट है उसमें, n टेंस टू इन्फिनिटी, माने ये तो r की वैल्यू बता रहा था, इसमें हम r के स्थान में रखे हैं और यहाँ n के स्थान में रखेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब n में इन्फिनिटी रख दिया जाए तो ये 1/n माने इन्फिनिटी रखेंगे। ठीक, इक्वल x लिख दिया, ये 1/इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी का मान 1/0 होता है, 1/0, तो 0 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 - 0 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इक्वल टू 1। इसका मतलब यहाँ पर x का मान 0 और ये x पर 1। इस प्रकार से इन दोनों के लोअर अपर से x की वैल्यू प्राप्त हो गई। इस प्रकार से आपको निकालना है, ऐसे आपको मानना। ये जब ये मान लिए इतने समझ में आ गया, तो हमने मैंने बताया कि लिमिट लिखा हो, सम लिखा हो, तो दोनों के साथ क्या होता है, इंटीग्रेशन। ध्यान दें, ठीक, इंटीग्रेशन लगा दिया। फंक्शन क्या है, f, और ये आप क्या माने हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, fx हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1/n क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट लोअर लिमिट कितनी होगी, 0। इसका मान ये लोअर बता रहा है, इसका मान अपर बता रहा है, तो 0 हो जाएगा, अब वो 1 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका मान हो गया इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहे तो उसको इस प्रकार से कन्वर्ट करके फिर इसका समाकलन कर लेते हैं और ये निश्चित सीमा लोअर अपर लगा देते हैं। मैंने पहले अपर लिमिट का मान फिर माइनस करके लोअर लिमिट मान रख के निकाल लेता है, इसलिए इसका सोल्यूशन आंसर हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से करना है। एक क्वेश्चन अगला और देखें। तो एक छोटा क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में बताऊंगा। y dx माइनस x dy डिवाइड बाई वाई स्क्वायर रहे, इसका मान आपको बताना स्टूडेंट। तो समझें आप लोग इसका मान कैसे करेंगे, ये समझिए। डिनोमिनेटर में y का टर्म है और न्यूमरेटर में y dx माइनस x dy लिखा है और उसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे स्टूडेंट्स ये समझ, थोड़ा सा एकाग्र दिमाग समझिए। जैसे आप जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर रहे फार्मूला, जैसे dy/dx न्यूमरेटर और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर रहे तो क्या सूत्र फल चलता है, डिनोमिनेटर है ना, dy/dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर dy/dx क्या होता है, डिनोमिनेटर, और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, इसका ये फार्मूला होता है। तो इसको समझिए, नीचे d है, इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा नीचे d मतलब y, यानी y है, और ऊपर न्यूमरेटर x भी होना चाहिए क्योंकि x है तो x y, ये y हो गया, ये x हो जाएगा, x और d यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से मान लें, शॉर्ट में से लिख सकते हैं, या पूरा नहीं लिख के dy/dx कह सकते हैं, इतने d लिखते तो चल जाएगा, हाँ माना जाता है।
इसको हम लिख सकते हैं डी, या पूरा लिख देते हो, चलो डी बाई डी एक्स, एक्स अपॉन वाई, ऐसा आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसा लिखें, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, इस पर हो जाएगा। आप जानते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंस कट जाता है, कट कर इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ये छोटी छोटी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी पर स्टूडेंट अगला ये हो सकता है, अगर एक्स डी वाई लिखा हो, माइनस वाई डी एक्स लिखा हो, और बटा एक्स स्क्वायर लिख सकता है। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे एक्स है डिनोमिनेटर में, तो ये आपका एक्स हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स लगा देंगे, और ऊपर फिर क्या होगा, वाई। तो समझिए, फिर आप फार्मूला लगा दी, हर यह डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स न्यूमेरेटर, यानी डी वाई माइनस न्यूमेरेटर यानी वाई, डी वाई डिनोमिनेटर डी एक्स बटे डिनोमिनेटर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहीं इस प्रकार रहे तो चाहे ये रहे तो इस लिखेंगे, ये आ जाएगा, ये कहीं क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंस उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। तो ये एक्स अपॉन वाई और ये वाई अपॉन एक्स। इस प्रकार स्टूडेंट प्यारे बच्चों, इसको आपको ठीक से समझा दिया गया। आगे इतना हम आप पढ़ें, फिर नेक्स्ट आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 था जी ना, तो 7 था, इसमें दो क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, इसको आप 7 का सेकंड मान लीजिए, ऐसा करके यहाँ तक हमें बताया। नेक्स्ट हम आपको अब नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये ठीक से पूरे मन से आप लोग पढ़ा करें, वीडियो को अंत तक देखा करें, ठीक है। और वीडियो आप कैसा लगा, और अपने स्टूडेंट्स और मित्रों से साथ भी बताया करिए, है ना, और जिससे कि सारी बात शेयर किया करिए, जिससे सब बात अच्छे से समझाया जाए, और अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में वो सब बताए जाए, जो कि भविष्य में आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, वो इंटरमीडिएट की क्लास में CBSE का है, या फाइनल क्लासेस के लिए हम विशेष रूप से इंजीनियरिंग के लिए लेकर